गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ मैथ का। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू आज हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 लास्ट डे हम लोगों ने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 की तरफ चलेंगे। और 4.5 जो एक्सरसाइज है ये कम्प्लीटली बेस्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि फर्स्ट एक एलिमिनेशन मेथड है, सेकेंड हमारा फर्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन था, प्रतिस्थापन विधि, सेकेंड एलिमिनेशन विलोपन विधि, थर्ड वृत्त गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन होता है, कह सकते हैं कि इसमें जैसे हम लोग का जो दो समीकरण मिलते हैं, रैखिक समीकरण, मान लेते हैं यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो रैखिक समीकरण इस तरीके से हम लोग को हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन में इन दोनों रैखिक समीकरणों को सॉल्व करके हमें x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकलेगा कैसे, इसमें क्या करना है कि निकालने के लिए तो हमको दो मेथड तो पहले से पता ही है। एक तीसरा मेथड है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, किसी भी रैखिक दो घात का मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का क्वेश्चन जो कोई भी है, उन सारे क्वेश्चनों में ये तीनों के तीनों रूल से किसी भी रूल से लगाओगे तो सभी रूल से एक ही तरह का आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रतिस्थापन से कुछ अलग आएगा, विलोपन से अलग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अलग। ये मेथड है, ओनली मेथड, बाकी इस पे आंसर तो वही सेम ही आना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ और इस कंसेप्ट की तरफ। और इस कंसेप्ट में कैसे यूज करते हैं वृत्त गुणनखंड विधि को। तो यहाँ पर सबसे पहले वृत्त गुणनखंड विधि में हम लोग यहाँ पर एक x लिख देते हैं और एक यहाँ पर y लिख देंगे, अपॉन ऐसे बना देंगे, इक्वल टू यहाँ पर भी ऐसे कुछ ड्रा कर देते हैं और यहाँ पर नंबर 1 हो जाता है। x के नीचे हमें लिखना कैसे है, करना कैसे है कि जैसे कि हमें यहाँ पर x का नीचे जो भी कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें x वाला टर्म, मतलब ये x वाला पूरा का पूरा टर्म, इसको ऐसे ढक देना है, हाथ से ढक देना है। ये क्या हो जाएगा 1, और 1 होते ही क्या कहीं ना कहीं ये जो दो पार्ट बचे हैं वो शो होने लगेंगे। इन दोनों पार्टों को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल में मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ b1 इसका y का कोफिशिएंट b1 मल्टीप्लाई बाई c2 और माइनस b2 मल्टीप्लाई बाई c1। साथ में यहाँ y का जब निकालना होगा तो y को बंद कर देंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा c1 मल्टीप्लाई बाई a2, c1 मल्टीप्लाई बाई a2 माइनस a1 मल्टीप्लाई बाई c2। नेक्स्ट जो हमारा है c1 होगा, इसको हम बंद कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये तीन हमारे x के नीचे ही आ जाएगा, y के नीचे आएगा और 1 के आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों के होने के बाद हमें करना क्या है, 1 बाई 1 x को इस 1 वाले टर्म के साथ लेकर चलना है, x का मान आ जाएगा, y को इसके साथ फिर लेना है अलग से, तो y का मान आ जाएगा। अभी तो ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा तो सही लगता है लेकिन पूरा कंप्लीटली क्लियर नहीं होता है। क्यों, जब तक इस पे एक कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकली करा नहीं दूंगा तब तक 100% क्लियर नहीं होगा। तो ये तो था कंसेप्ट, जैसा इसका नाम है वैसा इसका कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल नाम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी पड़ता है। तो उसी कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का। और 4.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखते हैं जो कि हमारा वृत्त गुणनखंड विधि पे सॉल्व करने के लिए कहा गया है। चलिए क्वेश्चन बुक खोलिए और बुक में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, आई थिंक ये 3.5 4.5 नहीं, सॉरी ये 4.5 नहीं होगा, 3.5।
ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से, देखो पहले का पहला पार्ट x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि अगर ये टर्म दोनों इधर आ जाते हैं तब क्या हम लोग को इधर लेकर आना है। तो मैं बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट इसको इधर नहीं लेकर आता है तो भी आंसर सही आएगा, बस प्रोसीजर वही अपनाना है। x के लिए समय इसको बंद करेंगे, y के लिए इसको बंद कर देंगे और 1 वाले टर्म के लिए इसको बंद कर देंगे। हम इस पे भी लगाएंगे तो भी आंसर सही आएगा, मतलब कि इस टर्म को इधर लेकर रखेंगे तो भी आएगा आंसर, इसको इधर रखेंगे मतलब ये 0 वाले जगह पे -3 का मतलब ये 3 और ये 2 तो भी आंसर आएगा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है x और x के नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ देखो क्या कोएफिशिएंट में कितना है -3 और यहाँ पर कोएफिशिएंट में कितना है -2, ये हो जाएगा -3 इंटू -2 और ये हमारा ऑलरेडी फार्मूले का भी माइनस होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 गुणे -9 और इक्वल y = यहाँ से y के लिए निकालेंगे तो इसको बंद कर लेंगे तो यहाँ से -3 गुणे 3 -3 गुणे 3 और माइनस यहाँ पर -2 गुणे 1 और इस तरीके से 1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 वाला टर्म हमारा हो जाएगा 1 वाले टर्म के लिए इसको बंद कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे तो -9 और माइनस और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, ये हो जाएगा -3 गुणे 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x यहाँ आ जाएगा 3 + 6 + 6 और यहाँ आ जाएगा माइनस का माइनस प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा 9 × 3 = 27 यहाँ आएगा 3 × 9 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा +2। यहाँ 1 का टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -9 और -3 × 3 = 9 और माइनस का जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0। कंप्लीटली कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा -9 और +9 = 0। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो मतलब कह सकते हैं ये तीनों सॉल्व करने पे आ जाएंगे। और अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मिनट रुक जाइए जरा। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल बता दिया मैंने और वहाँ पर ला करके मैंने सॉल्व भी कर दिया और सॉल्व में हम लोग का यहाँ पर आने के बाद तब मुझे लगा कि शायद कुछ चीज़ें छूट गई हैं और कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो कोई बात नहीं, उन चीज़ों को मैं अभी तुरंत डिस्कस भी कर लेता हूँ और डिस्कस करके इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग क्या करिए कि इस क्वेश्चन को कंप्लीटली नोट कर लीजिए और यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा x बराबर -21 और ये बात ये जाएगा y बराबर -7। और या फिर एक काम में ये बताएं, इस क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आएगा वो सोल्यूशन आएगा ही नहीं कुछ, तो जब सोल्यूशन नहीं आएगा तो फिर नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बस एक एज एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं और इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड बताया था उसी मेथड पे इसको सॉल्व भी कर दिया है, हालांकि इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखो इसको, जब भी दो समीकरण मिलेंगे हम लोग को तो उन दोनों समीकरणों को करना क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं और कुछ रूल्स कुछ क्या है वो मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर हमारा दो समीकरण मिलेगा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण मिला हमको। अब इन समीकरण से अगर हम लोग a1 by a2 का मान निकाल लें, यहाँ से b1 by
b2 का मान निकाल लें और यहाँ से c1 बाई c2 का मान निकाल लें, तो यहाँ से एक चीज और बता दूं कि जब कभी भी ऐसा कंडीशन बन जाए कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2, तो यहाँ पर इसके सामने सब लोग लिखेंगे कि इस समीकरण मतलब इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अपरिमित अनेक हल हो सकते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन को ऐसे समझ लो कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे इसके। यहाँ पर हमारा जो होगा इसका लिखा जाएगा युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे, अपरिमित अनेक हल हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी दो रैखिक समीकरण क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे मिल जाएं और उनके कोफिशिएंट क्या हो, इक्वल हो जाए, तो उस दोनों रैखिक युग्म के अपरिमित अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा ये कंडीशन आ जाए a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा कंडीशन बन जाए, तो इस कंडीशन में इस रैखिक युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कोई x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा। ठीक है, तब जब ऐसा सिचुएशन बनेगा तब हमें क्या करना होगा, उस रैखिक युग्म को क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से सॉल्व करना होगा। अदरवाइज किसी भी रूल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ही हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड का यूज करके x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग लिख देंगे कि युग्म के अद्वितीय हल होंगे। तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है, हल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। एक तीसरा भी कंडीशन बनता है कि ये वाला टर्म अगर नॉट इक्वल टू हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस सिचुएशन में इस रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा इसका जो रहेगा, तो युग्म का कोई हल, तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना था कि इसमें सबसे पहले इन तीनों कंडीशनों को इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में 3.5 में सबको चेक करना है। पहले क्या चेक करना है कि ये तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन हो रहा है। अगर ये कंडीशन हो रहा है तो ही आप लोग को x y का मान निकालना है। अगर ये कंडीशन है तो तुरंत लिख देना है कि इस कंडीशन में रैखिक युग्म के अनेक या अपरिमित अनेक हल हैं। अगर यहाँ ये कंडीशन मिल रहा है तो युग्म का कोई हल नहीं होगा, लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन मिलने से सेकेंड वाला, तो तुरंत आप लोग को तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन में ये कह दिया कि नहीं ब्रज गुणनखंड विधि से ही करना है, तो फिर आपको ब्रज गुणनखंड विधि का ही यूज करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं और एक्सरसाइज में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में फीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा। यहाँ पर तो युग्म का को नहीं को हटा कर क्या कर दीजिएगा, को तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। और आगे चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग का क्या रहेगा कि बस यही पहले चेक करना है कि क्या है, मतलब कि हमारा जो समीकरण है वो किस प्रकार का है, किस बिहेव का, मतलब किस कैरेक्टर का है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हम देखते हैं, x माइनस 3y
माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सबसे पहले a1 बाई a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, b1 बाई b2 मतलब 3/9 और c1 बाई c2 मतलब 3/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 1 3 3 3 9 मतलब कि 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3/2। तो क्या दिख रहा है कि ये वाला टर्म इक्वल नहीं हो रहा है। तो जब ये इक्वल नहीं हो रहा है तो इस समीकरण के कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का लिख देंगे यहाँ पर, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, बस यहीं पर खत्म। अगर इसका जो आलोकीय हल आता है ये नॉन इक्वल टू का, तब तो हमें आगे सवाल लगाना था, अदरवाइज बस यहीं पर स्टॉप कर देंगे और इसके बाद डिफरेंशियल। इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट के बाद सेकेंड देखते हैं। तो इसको नोट जल्दी से कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 करना था और आसानी से ये आ गया होगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिखता है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि यहाँ पर a1 बाई a2 मतलब 2/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/8। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं हमारा कोई भी इक्वल नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो इससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है पहले वाले से। ये नॉट इक्वल टू हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नहीं इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसका जो हल होगा वो एक आलोकीय हल होगा। ठीक है, एक आलोकीय हल होगा, मतलब कि यहाँ से हम लिखेंगे कि एक आलोकीय हल होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि आलोकीय हल को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सभी लोग क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जो सेट करना होता है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों समीकरणों से हम x और y का निकालने की कोशिश करते हैं। तो x के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ का कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू -8 माइनस यहाँ का इसके साथ क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 और y इक्वल टू यहाँ से हमारा निकालेंगे तो ये जाएगा -5 इंटू 3 -5 इंटू 3 और माइनस इसका इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू -8 और यहाँ 1/1 में यहाँ से ये बंद करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। अब यहाँ पर हमारा जो आएगा x का मान वो आएगा -8 और ये माइनस से क्या हो जाएगा +10, यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू यहाँ पर -15 और ये माइनस क्या हो जाएगा +16 इक्वल टू 1/2 माइनस 2 होता है, सॉरी 2 to the 4 माइनस 3। और इस तरीके से यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा x बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा y/1 और यहाँ से आ जाएगा 1/1। इतना होने के बाद अब क्या करते हैं कि मैं इधर का पहले मिटा दूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा जगह स्पेस चाहिए। ये हो जाएगा यहाँ पर x/2 y/1 1/1। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग एक बार इसको इसके साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से और x बराबर यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से y/1 लेंगे और 1/1 इन दोनों को एक साथ लेंगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 1, यहाँ से x का मान 2 और y का मान 1। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। इसी को हम लोग कहीं ना कहीं जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कहीं से किसी को दिक्कत हो रही है तो वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस क्वेश्चन को समझें अच्छे से और इस पे बेस्ड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा, जो भी दिक्कत आती है उसको जरूर बताइए कमेंट्स में
और या फिर ग्रुप में नहीं, मुझे इंडिविजुअली मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, आज बस इतना ही लोग करते हैं कंटिन्यू। और एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, अनाउंस ये करना है कि जैसे कॉपी तो सभी लोग बना ही रहे होंगे, तो जब कॉपी बन रही है सबकी तो कहीं ना कहीं कॉपी चेक भी करनी चाहिए। तो मैं बहुत जल्द ही विद्यालय के सभी लोगों को नहीं एक साथ, लेकिन थोड़े थोड़े स्टूडेंटों को बुलाऊंगा और कॉपियाँ चेक भी करूँगा। तो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट अच्छे से समझ लें कि आप लोग को कॉपी कंप्लीट कर लेनी है। मैक्सिमम चांस है कि इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं सभी को बुलाऊंगा और जिनको भी बुलाना रहेगा मैं उनको ग्रुप में भी नाम डाल दूंगा और साथ में अपना जैसे भी सही पड़ेगा उनको इनवाइट करूंगा। ठीक है, आकर के कॉपी अपनी चेक करानी है सबको और साथ में अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करेंगे हमारे साथ, जो भी डाउट है या जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो भी अपना, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा होता रहेगा। तो अभी से दिमाग में रख लीजिए कि हाँ, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है उसकी कॉपी बनानी है और कॉपी को चेक कराना भी है, उसी के बेस पे ही तुम लोग का पेपर भी मार्च में होना है। तो सभी लोग अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले क्लास के लिए अगले नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।